तो देखो ब्लॉकचेन को शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं एक साधारण या सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। तो देखो यार, एक आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो अभी एक मूवी आई थी कागज, उसमें क्या था, एक बंदा था और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स ने जो है, नहीं एक बंदा था, तो एक यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसके पास सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन जिंदा है कौन मर गया है, ये सब इसके पास होती है। तो इस रिकॉर्ड में जो है इस बंदे के फैमिली मेंबर्स ने जो है वो यहाँ पर इस रिकॉर्ड में इसको लिखवा दिया था कि ये मर चुका है। तो यहाँ पर जब वो मर गया तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी उसके फैमिली मेंबर्स को मिल गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक जगह इंफॉर्मेशन चेंज करवाने की वजह से उस बंदे को भाई मरा हुआ घोषित कर दिया था, और फिर वो उसको इनके पास जाता कि भाई मैं जिंदा हूं, मुझे रिकॉर्ड में सही करो। तो उन्होंने कहा भाई आप रिकॉर्ड में मर चुके हैं, तो इसका मतलब मर चुके हो। तो इस तरह का कुछ केस हुआ था। अब इसका मतलब जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह सेंटर्ड यहाँ पर स्टोर थी, सेंट्रलाइज थी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी। अब एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अब आप प्रॉपर्टी, ये आप हो, मैंने लिख दिया यू वाई, और एक आप एक्स बंदे से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अब जब एक्स से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा जिसके पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो इसकी है। ये जाएगा इसके पास और कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इसके नाम कर दो। अब यहाँ पर काफी ज्यादा खर्चा भी होने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर इनके पास जो सरकार के पास रिकॉर्ड है बाई चांस वो खो गया तो भाई कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि ये प्रॉपर्टी इसकी थी। और यहाँ पर किसी ने जाकर उनके रिकॉर्ड में चेंज कर दिया, मतलब उनके रिकॉर्ड में जाकर चेंज कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो वो एक्स की नहीं थी, ये किसी जेड बंदे की थी, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर फिर जेड की हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो चीजें जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज हो सकती है या फिर खो सकती है। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम हो कि ये आप हो जो वाई है वो डायरेक्टली एक्स से जो प्रॉपर्टी खरीद पाए, कितना इजी होगा। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर हमें एक दूसरे थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना पड़ेगा, और ये थर्ड पार्टी पैसे भी लेती है, चार्ज करती है, तो हमारे पैसे भी बचने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज भी नहीं हो सकती है। और अगर कैसा हो सिस्टम, अगर ये इंफॉर्मेशन, अगर ये प्रॉपर्टी इसके पास हम आपको दे रहे हैं, मतलब आप जो प्रॉपर्टी एक्स से ले रहे हो वो इंफॉर्मेशन आपके पास भी हो कि मैंने इस डेट में एक्स से जो प्रॉपर्टी ली थी, और एक्स के पास भी हो कि मैंने इस डेट में इसको प्रॉपर्टी दी थी। साथ में जितने लोग और है ना, बाकी एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने लोग हैं वो सब भी अपने पास एक बुक में लिख ले कि हाँ भाई इसने इस डेट में प्रॉपर्टी इससे ली थी। तो कितना बढ़िया तरीका होगा। तो अगर ऐसा होता है कि सभी के पास रिकॉर्ड हो गए, तो कोई जैसे जेड बंदा था, इसने जाकर यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज कर दिए थे और लिख दिया था कि ये प्रॉपर्टी एक्स की नहीं जेड की है। अगर ये जेड बंदा अब चाहेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स है वो चेंज कर दूं, इसका रिकॉर्ड जो है वो चेंज कर दूं, तो ये जाएगा एक्स के पास, चुपचाप से जाकर रिकॉर्ड में चेंज कर देगा कि एक्स ने इस डेट में प्रॉपर्टी वाई को नहीं जेड को सेल करी थी। अब इसके पास भी रिकॉर्ड है, इसके पास भी इसको जाना पड़ेगा। अब ऐसा भाई काफी सारे लोगों ने इनके रिकॉर्ड लिख रखे थे, तो सभी के पास जाना इम्पॉसिबल होगा। मतलब रिकॉर्ड अब ये चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी सेल कर दी तो वो रिकॉर्ड जो है वो सभी के पास शेयर हो जाएगा, सभी के पास एक बुक रहेगी, उसमें सभी के रिकॉर्ड रहेंगे। कल के दिन कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो सब लोग उस रिकॉर्ड को लिखेंगे, सब अपने पास वो रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसका मतलब जेड जो है वो अब चेंज नहीं कर सकता किसी का भी रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड एक बार चढ़ गया, मतलब एक्स ने वाई को यहाँ पर सेल कर दी प्रॉपर्टी, तो वो सेल कर दी है और वो रिकॉर्ड जो है वो कोई चेंज नहीं कर सकता एक बार रिकॉर्ड लिखा गया तो। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी होने वाली है, एक्स को भी पता है कि किसने किसको प्रॉपर्टी सेल करी है। जैसे यहाँ पर कोई ए बंदा था, बी बंदा था, सी बंदा था, सबने रिकॉर्ड लिखे थे कि एक्स ने वाई को सेल करा है, तो बी को भी पता है कि एक्स ने वाई को सेल करा है, सी को भी पता है एक्स ने वाई को सेल करा है। कल के दिन कोई बंदा है, भाई क्या बनाओ, मतलब ये है, तो इसने इसको सेल करा है, तो ये आपस में भी इसका रिकॉर्ड लिखेंगे कि इस बंदे ने इसको सेल करा, सी वाला भी लिखेगा कि इसने इसको सेल करा है। मतलब सभी के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि किसने किसको सेल करा है, मतलब सभी के पास रिकॉर्ड रहेगा। तो कंक्लूजन मैंने एक निकाल के लाता हूं। अब हमारे पास तीन चीज निकल के आई है।
जब हमने एक्स से प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी सेल करी थी, तो सबके रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड जो थे वो सभी के पास चले गए थे और सब देख सकते थे किसने किसको प्रॉपर्टी सेल करी है। मतलब ये जो सिस्टम हमने बनाया था ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका था, कोई भी देख सकता था किसने किसको क्या सेल करा है। और यहाँ पर एक चीज और थी, जैसे जेड बन रहा था, इधर मैंने बनाया था, वो जो है और रिकॉर्ड जाकर आप किसी का भी चेंज नहीं कर सकता था। मतलब एक्स ने अगर वाई को प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो अब उस रिकॉर्ड को जो लिखा गया उस रिकॉर्ड को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है वो सभी के पास से जाकर चेंज करना पड़ेगा, ए के पास भी, बी के पास भी, सी के पास भी, सबके पास जाकर, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। सभी के पास जाकर आपको बुक में से चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपके पास क्लास में नोट्स है और कोई टॉपिक है और उस टॉपिक में आपको चेंज करना है ताकि सब लोग गलत पढ़े, तो आप अपने में चेंज कर दो, अपने दोस्त के में चेंज कर दो, लेकिन पूरी क्लास के में चेंज करना काफी मुश्किल होगा। तो इस तरह से जो वो इम्यूटेबल है, मतलब इसको आप समझ सकते हो अनचेंजेबल है, मतलब चेंज नहीं हो सकता। एक बार रिकॉर्ड लिख दिया तो कोई आकर उस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के चेंज करने पड़ेंगे। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन थी, जो भी रिकॉर्ड था, वो कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ था, किसी एक की बुक में नहीं लिखा हुआ था। ए के पास भी लिखा हुआ था, बी के पास भी, सी के पास भी, डी के पास भी, सभी के पास लिखा हुआ था। मतलब एक जगह सेंटर्ड नहीं था हमारा डेटा, वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। अब देखो, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, ये आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूँ। अब ये जो हमारा नेटवर्क था ना, ये एक तरह से नेटवर्क ही तो बन गया। अब नेटवर्क जो है वो हमारे तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे एक तो सेंट्रलाइज्ड हो गया कि सारा रिकॉर्ड एक जगह है और इसी से ही बाकी चीजें कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से हमारी सिर्फ एक ही जगह इसकी इंफॉर्मेशन सेव है, एक ही हमारा सर्वर बन गया और बाकी हमारे नोड्स है, बाकी हमारे कंप्यूटर्स है, इस तरह से समझ सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, इसमें एक सेंटर्ड नहीं होगा। अब देख सकते हो, ये एक नेटवर्क हो गया, ये आपस में फिर दूसरे से इस तरह से, तो ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड नहीं, ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है और सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो आपस में सभी कनेक्टेड है और एक डेटा जो है वो एक जगह स्टोर नहीं है, कई जगह स्टोर्ड है। अब एक तरह से एक और होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें हर नोड जो है, एक कंप्यूटर समझ सकते हो, वो सब आपस में कनेक्टेड रहता है। तो ये चीजें जो है मैं पहले इसलिए बता रहा हूं, आगे जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको नोट्स में चीजें, वो सभी चीजें आपको समझ में आ पाएगी। और अभी ब्लॉकचेन मैंने शुरू नहीं करा है कि ब्लॉकचेन होता क्या है, अभी मैं सिर्फ एक इधर उधर की बात कर रहा हूं, जो कि आपको ब्लॉकचेन समझने में काफी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज्ड, ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब आता हूं ब्लॉकचेन के पास। अब देखो ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली हमको डेटा जो है वो स्टोर कर रहा था। जैसे हमने प्रॉपर्टी सेल वाला सिस्टम था, हमने बेसिकली करा क्या था, डेटा स्टोर के बारे में बात कर रहे थे, ताकि हमारे पैसे भी बच जाए और यहाँ पर हमारा वो भी हो जाए कि कोई हैक ना कर पाए उसको और कुछ चेंज ना कर पाए, ट्रांसपेरेंट वगैरह सिस्टम रहे। तो बेसिकली हमारा डेटा स्टोर का वहां पर सिस्टम था कि हम इंफॉर्मेशन काफी सिक्योरली और काफी बढ़िया तरीके से स्टोर कर पाए। तो ब्लॉकचेन भी एक इसी तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि यही काम करती है डेटा को बढ़िया तरीके से रखने का। अब बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, क्या बढ़िया तरीके के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बताता हूं। अब ब्लॉकचेन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, उसमें बढ़िया बढ़िया टर्म्स लिख रखी है, जैसे कि पीयर टू पीयर, डिस्ट्रीब्यूटेड, लेजर टेक्नोलॉजी, इम्यूटेबल, डिसेंट्रलाइज्ड, इनक्रिप्टेड। जो आप डेफिनेशन लिखोगे ना, इन वर्ड्स का यूज करना, तभी भाई साहब लगेगा कि हाँ आप पढ़ के आए हो। अब ये चीजें जो टर्म्स लिखे ना, वो सब आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉकचेन इज अ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरह का ना रिकॉर्ड होता है, इसका मैंने मीनिंग लिख रखा है रिकॉर्ड। तो हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन या फिर डेटा या फिर रिकॉर्ड रखने का एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि पीयर टू पीयर सिस्टम वाली है। मतलब यहाँ पर कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, ये एक कंप्यूटर है तो ये दूसरे से कनेक्टेड होगा और ये दूसरा जो वो तीसरे से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से सभी की इंफॉर्मेशन जो वो एक सेंटर्ड पर नहीं है, ये सभी जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पीयर टू पीयर कनेक्टेड है। इसके लिए ये सर्वर होगा और इसके लिए ये सर्वर होगा। तो इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहता है। पीयर टू पीयर मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड जब कनेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया लगभग पीयर टू पीयर। तो यहाँ पर एक चीज जो वो दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन नहीं है। तो ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है रिकॉर्ड को स्टोर करने की। तो हमारा रिकॉर्ड को स्टोर करने की जो है
वो टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया थे ना, वही चीजें इसमें फॉलो होती है। मतलब ये इम्यूटेबल है, मतलब एक बार रिकॉर्ड हमने स्टोर कर दिया है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, जो कि मैंने आपको शुरू के एग्जांपल में बताया था ना। उसी वजह से रीजन भी आपको पता चल गया होगा इम्यूटेबल क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है। अगर एक चीज जो है वो एक जगह पर स्टोर्ड है तो ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर एक चीज जो है वो लाखों जगह पर स्टोर है तो आप एक दो जगह तो चेंज कर दोगे, उस इंफॉर्मेशन को आप लाखों जगह जाकर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और इस अगर एक बार को आप सोचते हो कि चेंज कर भी दो तो उसके लिए काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है, मतलब काफी ज्यादा आपको कंप्यूटर की पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक सुपर कंप्यूटर भी आप बनाओगे तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको चेंज करना, तो वो भी लगभग इम्पॉसिबल सी चीज है। मतलब एक बार इंफॉर्मेशन आपने डाल दी तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। और डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड आपको बता ही दिया कि वो डेटा जो वो एक जगह स्टोर्ड नहीं है, सेंटर्ड नहीं है, वो अलग अलग सभी कंप्यूटर के पास वो इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। इनक्रिप्टेड से मतलब है आपको पता ही होगा भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इनक्रिप्ट का मतलब हो गया कि आपने कोई डेटा जो है वो एक अलग कोड में बनाकर लिख दिया, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा 143, ये आप कोड बनाया ही होगा। इसका आपका मीनिंग होता है ये, लेकिन आपने ये इंफॉर्मेशन, ये आपके पास एक डेटा था, आपने इसको एक कोड में बना दिया, इसको एक कोडेड फॉर्म में बना दिया, तो ये आपने कोड बना दिया और ये कोड को आपने इसको स्टोर कर दिया, तो एक कोडेड फॉर्म में। अब इसको डिकोड करना पड़ेगा तो ये हमें एग्जैक्ट डेटा निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप यहां पर कुछ भी इसको एन्क्रिप्शन में बना सकते हो। एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं, जैसे कि आपने लिखा है, आपके पास ये है डेटा ABC, तो हमने इसको कोडेड फॉर्म में बना दिया और इसको इस तरह से लिखा +2 के तरीके से। मतलब हम एक ही जगह जो है वो इसका 2 अल्फाबेट बाद वाला लिखेंगे, मतलब A के बाद आता है BCD, तो मतलब हम 2 को छोड़कर तब लिखेंगे D, B के बाद आता है BCD, आता है फिर E, C ABCDEF और G। तो हमने ये डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग DEG नहीं है, इसका मीनिंग है ABC। तो हमने एक कोडेड फॉर्मेट में इसको बना दिया, तो एक तरह की इंक्रिप्शन हो गई। ये अलग अलग तरह की इंक्रिप्शन होती है, आपने बिट वाली इंक्रिप्शन सुनी होगी, 256 बिट इंक्रिप्शन वगैरह। तो फिलहाल फालतू की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं दूंगा, जो आपको सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा चीजें है ना वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये हमारा इंक्रिप्टेड हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बताया ना, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, सेंट्रलाइज नहीं रहता। एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से, दूसरा कंप्यूटर तीसरे से, तो सब जगह वो है इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बटा हुआ रहता है। तो इस तरह से डेफिनेशन आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका नाम ब्लॉकचेन क्यों रखा गया। ब्लॉकचेन जो है वो हमारा वर्ड से मिला हुआ है, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा। तो अब हमारे पास जो है वो डेटा जो है उसकी चेन बनी हुई होती है। अब हमारे पास एक डेटा है कि एक्स ने जो है वो वाई को जो है वो प्रॉपर्टी सेल करी है, तो इस तरह से हमारा डेटा है। अब ये दूसरे डेटा से हमारा कनेक्टेड रहेगा। अब ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ना, ये हो गया हमारा ब्लॉक। अब ये हमारी एक तरह की चेन बन रही है, तो ये हो गई हमारी चेन। तो ये ब्लॉक की जो चेन बनती है उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, और यही हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और इसी वर्ड की यहाँ पर हमने डेफिनेशन, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि ये हमारी ब्लॉकचेन ये क्या है। अब ये जो ब्लॉक है इसमें हमारी रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी हो सकता है। अगर किसी ने किसी को बिटकॉइंस में जो पैसे सेंड करे हैं, पैसे नहीं बोलना चाहिए, पैसे तो एक करेंसी का नाम हो गया। तो अगर हमने किसी को बिटकॉइन सेंड करा है, मतलब BTC सेंड करा है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ब्लॉक की चेन में। तो ब्लॉक की चेन में मतलब ब्लॉक चेन में स्टोर हो जाएगा, और उस ट्रांजैक्शन को जो है वो वेरीफाई करना पड़ता है, जो कि कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम माइनर्स बोलते हैं, और जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। अब माइनर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, अभी मैंने बिटकॉइन का भी नाम लिया है, क्रिप्टो करेंसी का भी नाम लिया, ये सभी मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ब्लॉकचेन समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब बाकी जब चीज़ें आप देखोगे ना, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स मैंने लिख रखे हैं। अब की फीचर्स आता, आपको की फीचर्स लिखो या फिर बेनिफिट्स लिखो, एडवांटेजेस लिखो, तो सब कुछ यही चीज़ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओपन है,
कोई भी इसमें जो है वो ज्वाइन हो सकता है। आप किसी भी ब्लॉकचेन में जो वो पार्टिसिपेशन कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया ना, ABCD सभी के पास रिकॉर्ड जो है वो स्टोर रहता है, तो आप भी वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप भी सभी के रिकॉर्ड लिख सकते हो और उसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई एक्स वाला वाई से बोलता है कि भाई मैंने तुमसे प्रॉपर्टी ली थी, तो बाकी जो ABCD वाले जो थे जिन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड सेव करा था, यहाँ पर अपने बुक में लिखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक्स ने वाई को कोई प्रॉपर्टी सेल करी थी, तो यहाँ पर अगर ये बोलता है कि मैंने तुमको प्रॉपर्टी सेल करी थी, तो बाकी जो ABCD वाले ए बंदा था, B बंदा था, C बंदा था, तो ये सभी भी अपनी बुक में चेक करेंगे क्या हमारे पास ये रिकॉर्ड है, तो ये वेरीफाई करेंगे हाँ भाई ऐसा रिकॉर्ड था। और आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आप हो, मैंने लिख दिया यू, तो आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पर इनके रिकॉर्ड लिख सकते हो। जो भी इसने कल को इसको कुछ मनी सेंड करी है या फिर इसने इसको कुछ इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो यहाँ पर आप अपने बुक में लिख सकते हो। अभी इसने इसके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, कुछ बातें इनके बीच में तय हुई है, तो ये भी इसका रिकॉर्ड लिखेगा। तो इस तरह से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये ओपन होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड होता है। यहाँ पर कोई डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो वो एक सेंटर्ड में यहाँ पर स्टोर नहीं होती, सभी के पास होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बटी हुई होती है। यहाँ पर काफी फास्ट तरीका होता है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि भाई थर्ड पार्टी के पास जाओ, तीसरा बंदा बीच में होगा, उससे पहले वेरीफाई कराओ कि हाँ भाई, और उसको पैसे वगैरह भी देना पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली वो काम होता है और फास्ट तरीके से होता है। और ये एक परमानेंट मेथड होता है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी है, कोई रिकॉर्ड उसमें डाल दिया ब्लॉकचेन में, बस वो डाल दिया, वो आप वापस नहीं ले सकते, इररिवर्सिबल होता है। एक बार जो इंफॉर्मेशन सेव होगी वो सेव हो चुकी है। टाइम सेविंग होता है इसमें, जैसे बताया मैंने ऊपर, फास्ट होता है। वही इसमें चीज है कि तीसरे बंदे के पास नहीं जाना पड़ता है, कोई आपको सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना पड़ता है और टाइम आपका बचता है। कॉस्ट सेविंग है। अब आपको पता है जब इसमें कोई थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तीसरे बंदे के पास जाना नहीं पड़ेगा, तो हमारा टाइम भी सेव होगा, पैसे भी सेव होंगे, क्योंकि वो फ्री में काम नहीं करेगा, आपसे कुछ पैसे लेगा, तो कोई पैसे यहाँ पर आपसे चार्ज भी नहीं होंगे। अब ये काफी सिक्योर भी होता है, जैसे कि मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। कोई बंदा उस डेटा को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डेटा जो है वो बाकी कई सारे लोगों के पास लिखा हुआ है, तो आपका सभी के पास जाकर चेंज करना पड़ेगा, और वो लगभग इम्पॉसिबल है आज की डेट में। तो सिक्योर होता है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सभी के पास वो रिकॉर्ड होता है, तो हर बंदे के पास जो है वो जो रिकॉर्ड होगा वो उसके चेक कर सकता है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। अगर एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी सेल करी है, तो बी को भी पता है, सी को भी पता है, डी को भी पता है, सबको पता है, क्योंकि सबने वो रिकॉर्ड अपने पास लिखा था, ताकि आगे कोई यहाँ पर ये नहीं कह सके कि हाँ भाई एक्स ने वाई को सेल नहीं करा है। सभी के पास रिकॉर्ड होता है, सभी चेक कर सकते हैं, तो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका होता है। तो अब आप देखते हैं कंटेंट क्या होता है ब्लॉक का। अब मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन में जो डेटा होता है वो आपका ब्लॉक में सेव होता है। मतलब ये एक ब्लॉक है, ये एक डेटा है समझ लो, ये दूसरा डेटा है, तीसरा डेटा है, मतलब ये आपस में चेन से कनेक्टेड होते हैं। ये एक चेन बन गई ब्लॉक्स की। अब इस ब्लॉक के अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब देखो ये डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, लेकिन आप ये बनाना काफी बढ़िया लगेगा। जब आपकी कोई कॉपी चेक करेगा एग्जाम में, तो काफी अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और बढ़िया भी लगेगा। इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, आप सोचो। एक तो भाई डेटा ही होगा, इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी। एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी सेल करी है, एक्स वाई के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, या फिर एक्स ने वाई को कुछ मनी सेंड करी है, कुछ करेंसी सेंड करी है, उसका रिकॉर्ड हो सकता है। एक तो हो गया हमारे पास रिकॉर्ड, दूसरा हो गया यहाँ पर हैश, और एक होता है प्रीवियस हैश। मेनली ये तीन चीजें होती है एक ब्लॉक में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर हो गया हमारा हैश, प्रीवियस हैश और डेटा। तो अब ये चीजें क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक एक चीजें आप यहाँ से भी देखते चलो। यहाँ पर ये मेन चीज होती है, बाकी चीजें भी होती है, जैसे कि हो गया इंडेक्स। ये एक पोजीशन है ब्लॉक की। तो ये जो ब्लॉक हमारा है, मान लो ये वाला ब्लॉक है, ये किस पोजीशन में है इस चेन में, तो इसको एक इंडेक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस जगह है। तो आप ये लिख सकते हो, ये हम कंटेंट लिख रहे हैं ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें होती है। इंडेक्स हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया कि वो किस टाइम जो है ब्लॉक बना था,
और एक हो गया हैश। अब हैश क्या होता है, ये बेसिकली एक ब्लॉक की जो है वो एक आईडी होती है, या फिर आप इसको फिंगरप्रिंट समझ सकते हो। ये एक फिंगरप्रिंट मैंने बना दिया। आपकी जब फिंगरप्रिंट होता है सभी का यूनिक होता है ना, मतलब आपका फिंगरप्रिंट किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता, आपका यूनिक होता है। इसी तरह ये एक फिंगरप्रिंट है ये ए फिंगरप्रिंट है, मतलब ये एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। और ये वाला नीचे जो है ये हो गया हमारा हैश। ये एक तरह की आईडी है जिसको हम बोलते हैं हैश। अब ये जो हैश है वो इस ब्लॉक का है, मतलब इस ब्लॉक की एक तरह की आईडी है। अब ये हो गया दूसरा फिंगरप्रिंट, ये हो गया बी। ये ए से डिफरेंट है बी, ये भी एक तरह की आईडी हो गई। और ये हो गया प्रीवियस हैश। तो ये वाला हो गया हमारा प्रीवियस हैश ऊपर वाला, क्योंकि ये जो आईडी, ये फिंगरप्रिंट या फिर आईडी यूनिक जो है वो इसके लिए है, और बी वाली जो है वो इस ब्लॉक के लिए है। इस ब्लॉक की जो आईडी है उसको हम लिखेंगे हैश। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला जो फिंगरप्रिंट है या फिर इस जो यूनिक आईडी है वो नेक्स्ट वाली में भी होती है। ये इसके लिए होगी प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश मतलब पीछे वाला जो ब्लॉक है उसका हैश, मतलब उसकी आईडी। तो इसकी आईडी इससे कनेक्टेड होगी यहां पर। अब इसकी जो होगी, इसकी यहां पर भी होगी ये फिंगरप्रिंट बी। तो ये बी और ये बी आपस में मैच है ना, तो इस तरह से ये वाला इससे कनेक्ट हो जाता है। अब ये वाला यूनिक आईडी होगी, ये होगी सी, मतलब ये कोड रहता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं सी। अब ये वाला सी जो है वो यहां पर होगा सी। ये वाला सी जो हो गया ये इस ब्लॉक के लिए प्रीवियस हैश हो गया, और इस ब्लॉक के लिए ये वाला सी जो हो गया वो हैश हो गया, मतलब इसकी आईडी जो है वो सी है, और इसमें जो बी वाला डला हुआ है मतलब वो पीछे वाले के लिए हमारी आईडी है प्रीवियस हैश हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मान लो हमने यहाँ पर डेटा चेंज करा, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन थी, एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी सेल करी। अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ कि एक्स ने जो है वो प्रॉपर्टी वाई को नहीं जेड को सेल करी है, अब यहाँ पर चेंज अगर मैं करूंगा तो हैश हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा हैश चेंज हो गया, तो हमारा जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर सी था हैश, तो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या डला हुआ सी, प्रीवियस हैश जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से डला हुआ सी। अब यहाँ पर ये डी हो गया, ये सी हो गया, आपस में मैच नहीं होगा, तो ये हमारी ब्लॉक चेन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चेन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मतलब जो है वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक आईडी, इसकी आईडी इससे कनेक्ट रहेगी और इसकी आईडी इससे कनेक्ट रहेगी। तो आपस में ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक आईडी होती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट होता है, इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड रहती है। और अगर आपने डेटा को चेंज कर दिया, इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, तो वो आईडी जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आईडी इसमें डली हुई थी पहले, वो आईडी यहाँ पर भी डली हुई है, लेकिन अब नई आईडी बन गई, तो ये आईडी जो है वो इससे मैच नहीं होगी, तो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हो गया हैश, प्रीवियस हैश और डेटा। यही लिखिए, ये एक तरह की यूनिक आईडी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो कि फिंगरप्रिंट की तरह होती है। अब एक होता है नॉन्स, ये एक तरह का ना एक, और यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन और बढ़िया तरीके से लिख रखे हैं। तो ये जो है वो एक हैश को वैलिडेट करने के लिए एक तरह का नंबर होता है, जो कि सिर्फ एक ही बार यूज होता है। अब यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, नॉन्स इज द नंबर दैट ब्लॉकचेन माइनर्स आर सॉल्विंग फॉर व्हेन द सॉल्यूशन इज फाउंड, माइनर्स आर रिवॉर्डेड बाय सम क्रिप्टो करेंसी। अब देखो यहाँ पर ना एक तरह का यूनिक नंबर होता है। अब वो यूनिक नंबर को जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, ताकि पता चल जाए कि ये जो है ट्रांजैक्शन जो है वो सही है या फिर नहीं, मतलब जो रिकॉर्ड है वो सही है या फिर नहीं। अब देखो इसके लिए आपको माइनर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने ना एक वीडियो बना रखी है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं, वो बेसिकली मैंने बना रखे है बिटकॉइन के ऊपर, जिसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था। अब देखो इस वीडियो में या फिर इस नोट्स में जो आपका सिलेबस है मैं उसी की चीजें बताने वाला हूँ, लेकिन उस वीडियो में जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रखी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वो क्या क्या मैंने बता रखा है। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है ना कि इस वीडियो में यार ये चीज़ और पता चलती तो और बढ़िया पता बहुत अच्छा रहता, तो वो चीज़ें जो मैंने दूसरी वीडियो में बना रखी है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे कि मैंने बता रखा है उसमें कि आप खुद की क्रिप्टो करेंसी कैसे बना सकते हैं, बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, कैसे बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, बिटकॉइन जो वो कहाँ पर स्टोर होता है कैसे उसको खरीद सकते हैं, माइनिंग क्या होता है, और बिटकॉइन कहाँ से आता है, कौन उसका पे करता है, कौन उसको पे करता है, कौन इसका मालिक है, ये वॉलेटाइल क्यों है, इसकी वैल्यू चेंज क्यों होती रहती है,
और ये लीगल है या फिर इलीगल है इसके बारे में भी, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें उसके बारे में, ये काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में मिल जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो भी ज़रूर से देखना, क्योंकि जो अब आप वो वीडियो देखोगे ना, इस वीडियो को जब खत्म हो जाएगी उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आपको चीज़ें जो काफ़ी बड़े तरीके से और ये चीज़ें जो समझ में आ जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, कुछ आपको जानना है, मज़ा आ रहा है तो आप उसको जाकर देखना, आपको और मज़ा आएगा। और ये चीज़ें जो आपको अगर क्लियर नहीं हो रही है उसमें जाकर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें और चीज़ें एक्स्ट्रा बताई है।